हिमालय की गोद में बसा नेपाल, जिसकी छवि हमारे जहन में अक्सर शांत पहाड़ों, मंदिरों, मुस्कुराते चेहरों की होती है। बिल्कुल। लेकिन सितंबर 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शांत वादी जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी? मतलब सड़कों पर हिंसा, राजनीतिक उथल-पुथल, ये सब कैसे हुआ? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है और आज हम इसी उथल-पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नेपाल में हाल में जो ये राजनीतिक भूचाल आया है, जिसमें बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए, सत्ता बदली और जिसके पीछे कई गहरे कारण छिपे हैं, वो हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश मतलब भारत, उसकी भूमिका क्या और कैसी रही। सही कहा। और हमारी ये पूरी बातचीत एक काफी विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित है। नाम है शूरवीर मित्र, नेपाल का राजनीतिक तूफान और भारत का साथ। हाँ। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रिपोर्ट सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को ही नहीं देखती, बल्कि वो मानवीय पहलू और रणनीतिक समझ दोनों को साथ लेकर चलती है। हाँ, और हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए नेपाल के इस संकट की जड़ों को खोदना, जो हाल की घटनाएं हैं उनके क्रम को समझना और भारत ने जो अपना पड़ोसी धर्म निभाया उसे परखना। कोशिश करेंगे कि ये पूरी तस्वीर थोड़ी साफ हो सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत शायद उसी चिंगारी से करनी चाहिए जिसने इस आग को हवा दी। 4 सितंबर 2025, जब नेपाल सरकार ने अचानक करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाँ, बड़े नाम थे उसमें, हाँ, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े नाम शामिल थे, उन पर बैन लगा दिया। क्या ये फैसला ही वो ट्रिगर पॉइंट था? मतलब क्या बस इसी से सब शुरू हो गया? देखिए, ट्रिगर पॉइंट तो जरूर था, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। रिपोर्ट भी यही कहती है। ये बैन दरअसल उस बारूद के ढेर पर गिरी चिंगारी जैसा था, जो मतलब दशकों से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। असल मुद्दा तो कहीं ज्यादा गहरा था। सालों से चला आ रहा भ्रष्टाचार, आसमान छूती बेरोजगारी, रिपोर्ट के मुताबिक 22% से भी ज्यादा बताई जा रही है। बाप रे, 22%। हाँ, और खासकर देश का जो युवा वर्ग है, उसकी लगातार हो रही अनदेखी, इन सब ने मिलकर एक, आप कह सकती हैं, विस्फोटक माहौल बना दिया था। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर इतनी भयानक हिंसा? रिपोर्ट में जिक्र है कि 19 से ज्यादा मौतें हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसी महत्वपूर्ण इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल लगता है। क्या गुस्सा इतना ज्यादा था? गुस्सा वाकई बहुत ज्यादा था और शायद अप्रत्याशित भी था कई लोगों के लिए। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से जेन जी, यानी आप समझ लीजिए 20-25 साल के युवाओं ने लीड किया। अच्छा, जेन जी है? हाँ, ये वो पीढ़ी है जो शायद भ्रष्टाचार और नौकरियों की कमी से सबसे ज्यादा त्रस्त महसूस कर रही थी। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि अपनी आवाज उठाने, संगठित होने का एक अहम जरिया था। जब वो जरिया छीना गया तो उनका दबा हुआ गुस्सा सड़कों पर हिंसा के रूप में फूट पड़ा। और रिपोर्ट कहती है कि ये पिछले कई दशकों में नेपाल की सबसे हिंसक अशांति कही जा रही है। मतलब ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विद्रोह समझा जाए। काफी हद तक ऐसा ही लगता है। युवाओं का ये गुस्सा किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे, पूरी व्यवस्था के प्रति उनकी निराशा और नाराजगी का इजहार था। उन्हें लग रहा था कि ये सिस्टम उनके भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहा। और इस जन आक्रोश का सीधा असर राजनीति पर पड़ा। दबाव इतना बड़ा कि 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था नेपाल के लिए। क्यों लगा दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर सैनिक गश्त करने लगे, यहाँ तक कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छा। ताकि देश में और बाहर से आने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। सेना का सड़कों पर उतरना, ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए थोड़ी चिंताजनक बात होती है। ये वाकई एक बहुत नाजुक मोड़ था, है ना? निश्चित रूप से ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। जब चुनी हुई सरकार व्यवस्था बनाए रखने में एक तरह से नाकाम हो और सेना को मोर्चा संभालना पड़े, तो ये हमेशा गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच कुछ नई आवाजें भी सुनाई देने लगी। हाँ, जैसे काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह, वो तो पहले रैपर थे, अब राजनीति में हैं। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि उनके जैसे युवा नेता अब भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। ये काफी दिलचस्प है। बिल्कुल दिलचस्प।
बलेंद्र शाह जैसे नेताओं का उभरना दिखाता है कि युवा पीढ़ी अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होकर बदलाव लाना चाहती है। उनकी मांगें भी बहुत साफ हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। उन्हें सिर्फ सरकार बदलना मंजूर नहीं, वो एक नई, निष्पक्ष, मध्य सरकार चाहते हैं, एक नया संविधान चाहते हैं। नया संविधान तक? हाँ, और एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जो ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह हो। ये सिर्फ ऊपरी लीपापोती नहीं, बल्कि बुनियादी संरचनात्मक बदलाव की मांग है। तो ये तो हुई हाल की घटनाओं की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये बारूद लंबे समय से जमा हो रहा था। हाँ, चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। इस संकट की जड़ें कहां तक जाती हैं? रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? कुछ अंदाजा है? रिपोर्ट इसे एक दिलचस्प नाम देती है, लोकतंत्र की थकावट या डेमोक्रेसी फटीग। डेमोक्रेसी फटीग? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग लोकतंत्र नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद मौजूदा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो नेता है, उनसे उनका मोह भंग हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा है। लोकतंत्र की थकावट, इसे थोड़ा और समझाएंगे? नेपाल के संदर्भ में इसका क्या मतलब था? क्या लोग वाकई मौजूदा सिस्टम से इतने ऊब गए थे? देखिए, इसके कई संकेत पहले से मिल रहे थे। एक उदाहरण मार्च 2025 का है, जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह कई साल बाद नेपाल लौटे। हाँ, याद है। उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, उसने कई लोगों को चौंका दिया था। इससे राजतंत्र की वापसी की जो दबी छुपी मांगें थीं, वो फिर से थोड़ी हवा पकड़ने लगी। हालांकि देखिए, राजतंत्र की वापसी की राह में अपनी बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन इस स्वागत ने ये जरूर दिखाया कि लोगों के मन में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक तरह की निराशा या कह लीजिए खालीपन था। नए शिक्षा विधेयक के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कर दी। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। हाँ, मुझे याद है। वो अस्थायी शिक्षकों के अधिकारों और शिक्षा में स्थानीय सरकारों के दखल को लेकर था, है ना? बिल्कुल। बाद में सरकार और फेडरेशन के बीच 9 बिंदुओं पर समझौता हो गया और हड़ताल खत्म हुई। लेकिन ये घटना भी इस बात का संकेत थी कि व्यवस्था के प्रति असंतोष सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर अलग-अलग पेशों में भी फैल रहा था। लोग अपनी मांगों को लेकर ज्यादा मुखर हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मौजूदा सिस्टम उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। और रिपोर्ट में संविधान संशोधन और शक्तियों के पुनर्गठन की बात भी है। जुलाई 2024 में जो सरकार बनी थी, उसने इसका वादा किया था। क्या वो प्रक्रिया ठीक से आगे नहीं बढ़ी या अटक गई? वादा तो था, लेकिन जमीन पर उसे उतारना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। देखिए, नेपाल ने संघीय ढांचा अपनाया है, जिसमें केंद्र, प्रांत और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होना था। लेकिन ये प्रक्रिया राजनीतिक खींचतान और असंतुलन का शिकार हो गई। कई समूह महसूस कर रहे थे कि शक्तियां अभी भी केंद्र में ही सिमटी हुई है और वो वास्तविक संरचनात्मक सुधार चाहते थे। ये वादे पूरे ना होने से भी निराशा बढ़ी। तो मतलब राजनीतिक वादे और जमीनी हकीकत में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था। निश्चित रूप से। और इस तस्वीर में एक और परत जोड़ दी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ते तनाव ने। रिपोर्ट में कुछ खास मामलों का जिक्र है, जैसे वो गिरिबंधु टी एस्टेट से जुड़ा भूमि सुधार का मामला। अच्छा। या फिर सरकारी पदों पर नियुक्ति की आयु सीमा तय करने का मुद्दा। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सरकार के साथ सीधा टकराव पैदा कर दिया। जब संस्थाएं ही आपस में टकराने लगें तो फिर आम जनता का भरोसा तो डगमगाएगा ही। बिल्कुल। संस्थाओं के बीच इस तरह का टकराव और आपसी विश्वास की कमी ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा अस्थिर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2025 का विस्फोट वो अचानक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं की अनदेखी, राजनीतिक वादों का पूरा न होना, संस्थागत टकराव, ये सब मिलकर वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे जिसमें सोशल मीडिया बैन जैसी एक चिंगारी ने आग लगा दी। ये तो हुई नेपाल के अंदरूनी हालात की एक काफी गहरी तस्वीर। अब आते हैं इस कहानी के एक और अहम किरदार पर, भारत। पड़ोसी होने के नाते और इतने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों के चलते भारत की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें थी। स्वाभाविक है। रिपोर्ट भारत की भूमिका को शूरवीर मित्र कहती है। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, शूरवीर मित्र का मतलब समझने के लिए भारत की प्रतिक्रिया के अलग-अलग पहलुओं को देखना होगा। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि संकट की घड़ी में भारत ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान मानवीय पहलू पर दिया। जैसे हिंसा भड़की और हालात बिगड़ने लगे,
नेपाल में फंसे हजारों भारतीयों की मदद के लिए तुरंत हेल्पलाइन शुरू की गई। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सरकारों ने तो अपने नागरिकों की सहायता के लिए विशेष फंड भी बनाए थे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें जरूरी सहायता पहुंचाना था। रिपोर्ट ये तर्क देती है कि इसे भारत की किसी रणनीतिक चाल या कमजोरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, सही, बल्कि ये दो देशों के बीच गहरे मानवीय रिश्ते और मित्रता की गहराई को दिखाता है। संकट के समय राजनीति से पहले इंसानियत। लेकिन इस संकट का असर तो सीमा पार भी पड़ा होगा, मतलब व्यापार, पर्यटन, लोगों की आवाजाही, ये सब तो बुरी तरह प्रभावित हुए होंगे। हाँ, असर तो काफी पड़ा। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनके परिवारों पर चिंता बढ़ी, आवाजाही मुश्किल हुई। इसी पर अब भारत के सीमावर्ती इलाके जैसे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र, हाँ, जिनका पर्यटन काफी हद तक नेपाल पर निर्भर करता है, वहाँ कारोबार एकदम ठप हो गया। व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ा। ये तनाव जमीनी स्तर पर महसूस किए जा रहे थे। इन तनावों के बावजूद रिपोर्ट कहती है कि भारत ने संयम बरता। रिपोर्ट तो यही कहती है, इन आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बावजूद भारत ने स्थिति को भड़काने या उसका फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए रखा और नेपाल की स्थिरता को प्राथमिकता दी। यहीं पर एक और सवाल उठता है जी। नेपाल में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चीन का निवेश और प्रभाव काफी बढ़ा है। हाँ, बड़ा है। तो क्या भारत की प्रतिक्रिया इस रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी तय हो रही थी? क्या चीन फैक्टर ने भारत के रुख को प्रभावित किया? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यकीनन नई दिल्ली में इस पर विचार हुआ होगा। नेपाल में चीन की बढ़ती मौजूदगी एक सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन रिपोर्ट का मुख्य तर्क ये है कि भारत नेपाल को सिर्फ एक रणनीतिक मोहरे के तौर पर नहीं देखता। अच्छा। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ भूगोल या राजनीति तक सीमित नहीं है। इनके बीच सदियों पुराने, बेहद गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सबसे बढ़कर लोगों के स्तर पर रिश्ते हैं। हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों में एक साझा विश्वास भी है, भले ही दोनों देशों में लोकतंत्र के अपने अपने उतार चढ़ाव रहे हों। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राथमिकता क्या थी? चीन को काउंटर करना या कुछ और? रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली प्राथमिकता नेपाल की अपनी संप्रभुता, उसकी अखंडता और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का बने रहना था। भारत ये समझता है कि एक स्थिर, लोकतांत्रिक और समृद्ध नेपाल उसके अपने हित में भी है। इसलिए कोशिश ये नहीं थी कि नेपाल पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित किया जाए या उसे किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से बचाया जाए, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि नेपाल इस संकट से खुद बाहर निकल सके और उसकी अपनी संस्थाएं मजबूत हों। फिर भारत ने किया क्या? अगर सीधे दखल नहीं दिया तो मदद कैसे की? यहीं पर वो शूरवीर मित्र वाली बात आती है क्या? हाँ, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत का रुख फ्रेंड लाइक रहा। फ्रेंड लाइक? हाँ, इसका मतलब है कि उसने सीधे तौर पर नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं की। कोई बयानबाजी नहीं, कोई धमकाने वाली भाषा नहीं स्थिति का फायदा उठाकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश। इसके बजाय भारत ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया। पर्दे के पीछे रह के? किस तरह से? मतलब नेपाल की सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को सलाह दी, मार्गदर्शन दिया कि कैसे व्यवस्था बहाल की जा सकती है, हिंसा को कैसे रोका जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर मानवीय या अन्य तरह की सहायता की पेशकश की, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी नेपाल के लोगों और उनकी संस्थाओं पर ही छोड़ी। अच्छा। एक तरह से नेपाल को खुद अपना रास्ता तय करने के लिए स्पेस दिया, लेकिन ये भरोसा भी दिलाया कि जरूरत पड़ने पर एक दोस्त के तौर पर भारत साथ खड़ा है। तो शूरवीर मित्र का मतलब हुआ एक ऐसा दोस्त जो शक्तिशाली होते हुए भी अपनी ताकत का धौंस न जमाए। बिल्कुल। जो जरूरत पर मदद के लिए तैयार रहे, लेकिन अपनी शर्तें न थोपे और दूसरे की स्वायत्ता का सम्मान करे। ये तो काफी परिपक्व रवैया लगता है। बिल्कुल। रिपोर्ट इसी परिपक्वता और जिम्मेदारी भरे रवैये को रेखांकित करती है। ये दिखाता है कि भारत शायद अपनी पड़ोस नीति में बल प्रयोग या दबाव की बजाय सहयोग और आपसी सम्मान को ज्यादा महत्व दे रहा है। कम से कम इस मामले में तो ऐसा ही दिखा। ये जानते हुए कि नेपाल में स्थिरता भारत के लिए जरूरी है, उसे बाहर से थोपने की कोशिश नहीं की गई। ये भूमिका एक शूरवीर यानी बहादुर और नेक नियत दोस्त की है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना या सत्ता का उलटफेर भर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये वहां के लोकतंत्र के सामने एक कड़ी चुनौती है। ये उस युवा पीढ़ी की जोरदार आवाज है जो अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती, और ये समाज में बुनियादी बदलाव की एक तड़प भी है। एकदम सही कहा। ये संकट उन गहरी दरारों को सामने ले आया जो नेपाली समाज और राजनीति में शायद लंबे समय से मौजूद थी, चाहे वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे हों या फिर राजनीतिक व्यवस्था से आम लोगों का बढ़ता मोहभंग। सोशल मीडिया बैन ने तो बस चिंगारी का काम किया। हाँ, असली मुद्दा तो व्यवस्था की अपनी खामियां थी। और इस बेहद मुश्किल और नाजुक दौर में, जैसा कि हमारी स्रोत रिपोर्ट शूरवीर मित्र इशारा करती है, भारत ने एक बड़े भाई या सिर्फ एक शक्तिशाली पड़ोसी की तरह धौंस दमाने वाला रवैया नहीं अपनाया। नहीं, बल्कि कोशिश की एक अनुभवी, संवेदनशील और वाकई एक शूरवीर मित्र की तरह साथ निभाने की। और लोकतंत्र में साझा विश्वास में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रतिक्रिया ने इसी गहरे और बहुआयामी संबंध को दर्शाने का प्रयास किया है। तो अब यहाँ से आगे क्या? नेपाल एक अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा दिख रहा है। एक तरफ पुरानी व्यवस्था की चुनौतियां और जड़ताएं हैं, तो दूसरी तरफ एक नई पीढ़ी की उम्मीदें और बदलाव की जबरदस्त इच्छा है। बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। नेपाल में संरचनात्मक बदलाव और एक नए, ज्यादा जवाबदेह नेतृत्व की जो मांग इतनी शिद्दत से उठी है, उसके चलते भविष्य में वहाँ किस तरह का लोकतांत्रिक मॉडल आकार ले सकता है? क्या ये मौजूदा ढांचे में ही सुधार करके बनेगा या हमें कुछ बिल्कुल नया देखने को मिलेगा? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि इस नए दौर में नेपाल के अपने पड़ोसियों, खासकर भारत के साथ संबंधों का स्वरूप क्या होगा? क्या ये शूरवीर मित्रता का दौर जारी रहेगा या फिर बदलते नेपाल के साथ रिश्तों में भी नए समीकरण बनेंगे? ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है। इनके जवाब न केवल नेपाल के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि इस पूरे हिमालयन क्षेत्र की स्थिरता और भू राजनीति पर भी गहरा असर डालेंगे। आने वाला वक्त यकीनन बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है।